बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1965 के अंदर आज़ाद होने वाला ये जज़ीरा नुमा मुल्क, जिसके पास ना खुराक थी, ना पीने का पानी और ना एनर्जी, इन तमाम चीज़ों के लिए ये बैरूनी दुनिया का मरहून मिन्नत था। इसके पास कोई कुदरती वसाइल मौजूद ना थे। ये गरीब जज़ीरा, जिसके अंदर कुछ ख़ास ऐसा मौजूद ना था कि वो पूरी दूसरी दुनिया का मुकाबला कर सके। फिर 53 सालों में ऐसा क्या बदला कि तीसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला ये मुल्क तरक्की याफ्ता अक़वाम के साथ जाके खड़ा हो गया। इसके पहले वज़ीर आज़म ली कुआन यू कहते हैं कि जब ये मुल्क हासिल किया तो ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे ये एक जिस्म बग़ैर दिल के है। और फिर मैंने ख़ुद से सवाल किया कि हम कैसे अपने पड़ोसियों का मुकाबला करेंगे। ना हमारे पास उन जैसे कुदरती वसाइल हैं, ना उन जितना ह्यूमन रिसोर्स, ना उनके जैसी ताकत और एनर्जी, ना खुराक। फिर मैंने खुद से ये सवाल किया और मेरे दिमाग में ये आया कि हम उनसे मुकाबला इस सूरत कर सकते हैं, उनकी हुकूमतें करप्ट हैं, हम साफ़ सुथरी हुकूमत बनाएंगे। उन ममालिक के पास जो निज़ाम है वो गंदा है, हम साफ़ सुथरा निज़ाम लेकर चलेंगे। उन ममालिक के अंदर इन्वेस्टर्स को कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। हम जब किसी के साथ मुआहिदा करेंगे तो फिर उसके ऊपर डट जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये सोचा कि हम तालीम में इस कदर आगे जाएंगे कि हम इस मैदान में उनका मुकाबला करेंगे, हम जदीद दुनिया का रुख अपनाएंगे और वो काम करेंगे जो हमारे हमसाए नहीं कर रहे। इन तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस मुल्क, जिसे सिंगापुर कहा जाता है, इसको आगे लेकर चले। और फिर देखते ही देखते यही सिंगापुर इस वक्त जो दुनिया का 5वां कम करप्ट तरीन मुल्क है, जो 5वें नंबर पे साफ़ सुथरा मुल्क आता है, जिसके अंदर करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं, वही सिंगापुर जो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। मल्टी नेशनल कंपनियाँ वहाँ पर मौजूद हैं और जिसकी तालीमी मेयार यूरोप और अमेरिका का मुकाबला करता है। वही सिंगापुर जिसके तालीम याफ्ता लोग दुनिया के बेहतरीन तालीम याफ्ता लोग माने जाते हैं। ये सिंगापुर यहाँ तक कैसे पहुँचा, इस हवाले से ली कुआन यू ने जो चंद अहम इक़दाम किए वो आपके सामने रखते हैं। उनका मानना था कि सारी दुनिया अपनी इंडस्ट्री को अरूज पर लेकर जाने के लिए कोशिश करती है। हमारे मुल्क में ऐसे कोई वसाइल मौजूद नहीं कि हम अपनी इंडस्ट्री को तरक्की दिला सकें। इसीलिए मल्टी नेशनल कंपनीज़ को वो सिंगापुर ले आए। इसके बाद अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया, अपनी तालीम पर इस कदर फोकस किया कि अपने यहाँ तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद बकसरत पैदा किए। इसके बाद उन्होंने अपनी इकानमी को एक्सपोर्ट बेस्ड इकानमी बनाया और तमाम ऐसी मल्टी नेशनल कंपनियाँ वहाँ पर लाए जो एक्सपोर्ट बेस्ड थी, जिसने सिंगापुर को उठाया और आज वो एशियन टाइगर कहलाता है और पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से मुकाबला करता है। इसके बाद उन्होंने उन तमाम मल्टी नेशनल कंपनियों को मुख्तलिफ़ सहूलतें दी, टैक्स फ्री जोन दिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी पोर्ट पर ख़ास तवज्जो दी और सिंगापुर के अंदर ऐसी पोर्ट बनाई जिसने तजारत के हवाले से उसे पूरी दुनिया के साथ जोड़ दिया। लॉ एंड आर्डर का ऐसा निज़ाम बनाया कि जिसने सिंगापुर को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में जा खड़ा किया। उनका ये मानना था कि अगर आप मेरिट पर लोगों को ऊपर लेके आएंगे तो यही लोग आपके मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। अगर आपके मुल्क का निज़ाम दुरुस्त होगा तो मुल्क बहुत जल्द तरक्की करते हुए एक तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में जाके खड़ा हो जाएगा। मानना था कि अगर हमें दूसरी दुनिया से मुकाबला करना है तो हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारे यहाँ भी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के जदीद तरीक़ाकार होने चाहिए। हम पूरी दुनिया के साथ जदीद तरीक़ों के साथ कम्युनिकेट करेंगे।
اور یہی وجہ ہے کہ سنگاپور نے دیکھتے ہی دیکھتے ایسی ترقی کی اڑان پکڑی کہ پہلی 2 دہائیوں میں سنگاپور کی آزادی کے بعد اس کی ترقی کی ریشو 10% تھی۔ اس کے بعد ان امور کا ایسا اثر ہوا سنگاپور کے پہ کہ آج وہی سنگاپور جس کا لیونگ سٹینڈرڈ فرانس سے بھی بہتر ہے، وہی سنگاپور جو 4 لیسٹ کرپٹ ممالک کے اندر آتا ہے جن کے اندر کرپشن نہیں ہے، وہی سنگاپور اس وقت ایشیا کی اکانومی میں سب سے اوپر چل رہا ہے۔ تو اگر پاکستان جیسے ممالک نے ترقی کی راہ پر چلنا ہے تو ان لیکوان یو کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ان چیزوں کو کاپی کر ہم آگے نکل سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔